ये बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अरबिक स्टडी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और साथ ही तकरीबन यहाँ पर 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है मदरसा बैकग्राउंड या उर्दू बैकग्राउंड के। उन सभी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस मौजू पर मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों तक बराबर पहुँच रही होगी। अ, जैसे कि मेरा मुख्तसर तारुफ यहाँ पर बयान किया जा चुका है कि यूपीएससी का मेरा सफ़र कैसा रहा है और मेरी स्कूलिंग कैसी रही है। मुख्तसर में एक बार फिर मैं खुद बता दूं कि पहली से 12वीं तक मेरी जो तालीम रही है वो उर्दू ज़बान से हुई है। एल एम सरदार उर्दू हाई स्कूल एक ही कैंपस से मैंने तालीम हासिल की है। इसके बाद 2011 से 2015 तक ये मेरे इंजीनियरिंग के साल रहे हैं। मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। 2015 में यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया चले गया था और वहाँ पर मैंने 2 साल लगाए हैं। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरे 3 साल लगे हैं और फाइनली 2020 में 2015 से 2020 तक का मेरा सफर यूपीएससी का रहा है और मुझे इस साल फाइनली कामयाबी मिल पाई है। जिस वक्त मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया गया और वहाँ पर जो कोचिंग होती है चाहे जामिया हो हज कमेटी ऑफ इंडिया हो। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी आवाज़ बराबर नहीं है क्या? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी सर, अगर आप उसी को ऊपर कर लेंगे थोड़ा तो शायद अच्छी आ जाएगी। वैसे आ रही है अच्छा। लेकिन थोड़ी स्लो है। जी अभी कैसी है? ये अच्छी है, अभी बहुत अच्छी। ठीक है। 2015 में जब मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया उस वक्त वहाँ पर, हालांकि अभी भी वहाँ पर कोचिंग इंग्लिश में ही दी जाती है, एक ही जबान में वहाँ पर कोचिंग दी जाती है। साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया ज़कात फाउंडेशन इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कोचिंग दी जाती है। जब मैंने वहाँ पर अपने सीनियर्स को और अपने मेंटर्स को बताया कि मैं यूपीएससी का इम्तिहान उर्दू मीडियम से लिखना चाहता हूँ तो उनका पहला रिस्पांस तो ये था कि ये मुसीबत अपने सर पर ना मोल ले तो अच्छा है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है, आप अंग्रेजी जबान पर महारत रखते होंगे तभी आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। इसलिए अगर इसी जबान को आप कंटिन्यू करें यूपीएससी के लिए तो बेहतर होगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा था कि ये जो हवा बन गया है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स या मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स किसी किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो कामयाबी थोड़े वक्त बाद मिली, लेकिन मुझे मिली। शुरुआत में 2015 में जब यूपीएससी की कोचिंग शुरू हुई तो उस वक्त किसी भी तरह की रहनुमाई मौजूद नहीं थी। चूँकि 2013-14 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और तब से लेकर इस साल तक किसी भी उम्मीदवार ने उर्दू मीडियम से ये इम्तिहान कामयाब नहीं किया था। उससे पहले की कुछ मिसालें मौजूद है। 2008 में कैसर अब्दुल हक सर है, 2009 में देवबंद से फारिग मौलवी वसीमुर रहमान है, उसके बाद 2012-13 में हमाद जफर है। इन कुछ लोगों ने उर्दू मीडियम से इस इम्तिहान को कामयाब किया है। लेकिन इस नए पैटर्न के हिसाब से किसी तरह की रहनुमाई, किसी तरह की कोचिंग, किसी तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। और ये बात आपको अभी भी जहन में रखनी होगी कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दूसरी जबानों से किसी न किसी तरह का इस्तेफादा हासिल करना है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत की जो पूरी कोचिंग है, बेसिक कोचिंग, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया में हुई। वो सारी की सारी कोचिंग मेरी इंग्लिश जबान में ही थी क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई जाती थी, जो क्लासेस होते थे वो अंग्रेजी में लिए जाते थे। लेकिन उसके साथ में बताता हूँ कि कोचिंग के अलावा अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, किसी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में है या किसी प्राइवेट कोचिंग एकेडमी में है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एक बात जहन में रखनी है कि उर्दू से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहली चीज़, स्टैटिक का जो पार्ट होता है, जितने भी सब्जेक्ट है 6ठी से 12वीं तक के आपको जो पढ़ना रहते हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, उसमें एनसीईआरटी की किताबें होती है कि आपको पढ़ाई वहीं से शुरू करनी है। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताबें देखें तो ये तमाम की तमाम किताबें उर्दू ज़बान में भी अवेलेबल है। आप उसे बराह रास्त एनसीईआरटी से खरीद सकते हैं या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से उर्दू ज़बान में एक भी अखबार ऐसा नहीं है जिसे पढ़कर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाए। आपको अंग्रेजी के अखबारों की तरफ रुख करना ही होगा, चाहे द हिंदू पढ़िए या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए
या इसके अलावा हिंदी जबान का कोई अच्छा न्यूज़पेपर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू न्यूज़पेपर की क्या अहमियत है उसके लिए मैं वाजे करना चाहता हूँ कि जो भी नई चीज आ रही है, कोई भी रोजाना जो चीजें हो रही है करंट इवेंट्स में, उसकी सिर्फ आप हेडिंग्स अगर पढ़ ले, सुर्खियाँ, अगर आप उर्दू न्यूज़पेपर में जाकर उसकी सुर्खियाँ पढ़ लेते हैं तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता चल जाती है कि इसे क्या कहते हैं। इसके अलावा हुकूमत हिंद की जानिब से पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज़ रिलीज होती है वो अंग्रेजी और हिंदी के साथ में उर्दू जबान में भी दी जाती है। और तमाम के तमाम न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो या मार्केट में जो मैगजीन्स अवेलेबल होती है, विजन, आईएएस, इनसाइट ऑन इंडिया, ये सारे के सारे रिसोर्सेज पीआईबी की वेबसाइट से ही पॉइंट्स लेकर अपने नोट्स बनाते हैं। तो अगर आप बराह रास्त उसे फॉलो करते हैं तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा एक मटेरियल और बहुत अहम हो जाता है जो ऐसे राइटिंग में और एथिक्स के पेपर में आपके लिए अहम होता है, वो होता है योजना मैगजीन। योजना मैगजीन उर्दू में भी शाये की जाती है। वो आपको दुकानों पे उमूमन नहीं देखने मिलती है, आपको पूरे 1 साल के लिए इशू करनी होती है या फिर ऑनलाइन अपलोड की जाती है वो वेबसाइट पे। इन चीज़ों के अलावा कौमी काउंसिल ने कुछ ऐसी किताबें शाये की है, जैसे हुकूमत हिंद इंडिया का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, जैसे बिपिन चंद्र की 1-2 किताबें हैं, वो उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। तो ऐसी कुछ किताबों से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुकम्मल सिलेबस इस वक्त भी उर्दू में अवेलेबल नहीं है। मेरे कुछ नोट्स थे और कुछ आंसर्स थे, कुछ मजमून थे जिन्हें मैंने किताब की शक्ल में शाये किया है। दिल्ली से किरण पब्लिकेशन ने इसे काविश इस नाम के तहत शाये किया है। अगर आप चाहें तो उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फिर एक बात, अहम सवाल ये आता है कि उर्दू में चूंकि किताबें अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है, रहनुमाई अवेलेबल नहीं है, तो हमें डबल मेहनत करनी होती है ट्रांसलेट करने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, आपको डबल मेहनत तो नहीं करनी है, लेकिन आपको एक चीज़ करनी है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं या इंग्लिश के नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा मार्जिन हाशिया छोड़ना है और उर्दू की जो सिर्फ टर्मिनोलॉजी होती है, जो इस्तिलाहात होती है, वो वहाँ पर लिख ले, या आपकी बुक में जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के नोट्स है वहीं पर उस उर्दू इस्तिलाह को लिख ले। इससे क्या होगा, आपको पूरा ट्रांसलेट नहीं करना होगा। उर्दू जबान अगर आप यूपीएससी लिखना चाहते हैं तो उसी वक्त लेंगे जब आप उर्दू अच्छे से लिखना जानते हो, आपको तहरीर में किसी तरह की रुकावट ना आती हो। सिर्फ मसला इस्तिलाहात का आता है, नई नई टर्मिनोलॉजी का जो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा है, तो उन टर्मिनोलॉजी को सिर्फ अपने नोट्स में लिखते चलना है। बाकी नोट्स आप किसी भी जबान में बना सकते हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या उर्दू में, अगर आप चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको अहम ध्यान देना है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो यूपीएससी के जो सवालात होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी जबानों में दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको उर्दू जबान में टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात नहीं दी जाएंगी। इन्हीं 2 जबानों से आपको सवाल समझकर जवाब देना होगा। एक और सवाल सामने आता है कि इंग्लिश की क्या अहमियत है, कि बगैर इंग्लिश के ये एग्जाम पास हो सकता है या नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बगैर इंग्लिश के तो नहीं पास हो सकता, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के 3 मरहले हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला मरहला जो है प्रीलिम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव तरह के 2 पर्चे होते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी जबान में पूछे जाएंगे। जब तक आप बेसिक इंग्लिश पे उबूर नहीं हासिल करेंगे, उन सवालात को समझना, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, मेंस इम्तिहान में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस लिखना होगा। मेंस में आपको इंग्लिश कंपलसरी का 300 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसे आप क्वालिफाई करना बहुत अहम है। 300 में से आपको 75 मार्क्स लाने होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे आपको क्वालिफाई तो करना ही होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ मेरे दोस्तों की, कि कंपलसरी लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो या उर्दू का, उसे कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी आपको बेसिक अंग्रेजी सीखनी है। लेकिन उर्दू जबान लेकर क्या फ़ायदा होता है, सबसे अहम सवाल ये है। इस जबान लेने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप उर्दू लिख रहे हैं, ये आपकी मादरी जबान है, तो यूपीएससी में 2 पर्चे ऐसे होते हैं। एक होता है ऐसे का मजमून नवेसी का 250 नंबरों का होता है, और दूसरा पेपर होता है एथिक्स का, जिसे अखलाकियात हम कह सकते हैं, जीएस 4 का। इन पेपर्स में अगर इन पेपर्स के जो सवालात होते हैं या जो ऐसे लिखना होता है, उसमें आपको अपने ख्यालात, अपने इजहारात को बयान करना रहता है।
और हम अपनी मादरी जबान के अलावा किसी दूसरी जबान में अपने ख्यालात का इजहार इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आपके ऐसे इंग्लिश या दूसरी जबानों से बेहतर होंगे। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप अपना ऑप्शनल लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ानी रहेंगी। और चूंकि आप मेंस के तमाम पर्चे उर्दू में लिख रहे हैं तो आपको जीएस की राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ उर्दू का जो ऑप्शनल का पेपर है वहां पर भी आसानी होंगे लिखने के लिए। तो ये दो फायदे आपको होते हैं। इसके अलावा उर्दू में लिखने का और कोई अ, मुझे फायदा नजर नहीं आता। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि हो सकता है उर्दू के पर्चे चेक करने वाला उर्दू दा हो इसलिए वो किसी तरह के ज्यादा मार्क्स दे दे। तो ये सरासर गलत फहमी है। मैंने 3 मरतबा उर्दू जबान में यूपीएससी का मेंस लिखा है और मेरे जो मार्क्स रहे हैं तो जिस तरह का आप पेपर लिखते हो, जिस तरह का आपका मवाद है, कंटेंट है, आपका प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं। जिस पर्चे में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने बिल्कुल कुछ भी लिख कर आया पेपर में और आपको मार्क्स ज्यादा हो जाएं। इसके अलावा कितने पेपर उर्दू जबान में लिखे जाते हैं तो मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं टोटल, जिसमें से अगर आप इंग्लिश कंपलसरी छोड़ दे तो आप बाकी 8 पर्चे उर्दू जबान में लिख सकते हैं। इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे का एक पर्चा और इसके अलावा लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज अगर आप ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो इस तरह के 8 पर्चे आप उर्दू जबान में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग कंपलसरी उर्दू लैंग्वेज का पेपर। तो यहाँ यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो जाती है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किन किन पर्चों को उर्दू में लिखा जा सकता है या फिर सिर्फ उर्दू ऑप्शनल लेने को उर्दू मीडियम कहा जाता है। उर्दू ऑप्शनल लेने वाले हर साल बहुत मिल जाते हैं। मैं पिछले 4 साल का रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। 2017 में मैंने पहला मेंस लिखा था उर्दू जबान से। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से यूपीएससी का उर्दू जबान में मेंस लिखने वाला मैं अकेला उम्मीदवार था। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मैं मेंस क्वालिफाई कर पाया था और मुझे फाइनल इंटरव्यू आया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। 2018 में कुछ 2-3 और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरे इंडिया में मेरे साथ पर्चा लिखा था उर्दू जबान में, लेकिन उस साल किसी को भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। 2019 में मैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स थे जामिया मिलिया से, ये कहीं और से, जिन्होंने उर्दू जबान में इस एग्जाम को लिखा था और उनमें से एक स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आया था। और फाइनल चीज 2020 में इस बार फिर से मैं पूरे हिंदुस्तान में अकेला स्टूडेंट था, अकेला उम्मीदवार था जिसने ये तमाम पर्चे उर्दू जबान में लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया और फाइनली मैं इस लिस्ट में भी हूँ। तो 2013 से जो कहत पड़ा हुआ था यूपीएससी में उर्दू जबान का, वो अब जाकर ख़त्म हुआ है। और जिस तरह के मुझे पैगामात मौसूल हो रहे हैं और लोगों की तरफ से जिस तरह से लोग आके मिल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो जोश और खरोश इस रिजल्ट की वजह से अभी अभी देखने मिल रहा है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसे शुरुआत करके इंशाल्लाह हर साल उर्दू मीडियम से स्टूडेंट्स कामयाब होंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें आती है जिसमें बताया गया है कि जो जो परेशानियाँ रुकावटें मेरी पढ़ाई में आई थी, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड, मवाद से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन दूसरी चीज़ें जो घरेलू मामला थे उससे मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सेटबैक मुझे उस वक्त था जब 2016 में मेरे वालिद साहब को पैरालिसिस हो गया था और मेरे प्रिपरेशन पे काफ़ी असर पड़ा था। 2017 में मैं फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी उसे कामयाब नहीं कर पाया था। तो ये एक बड़ा सेटबैक था। 2018 में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाया, मेंस में क्लियर हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। ये उससे बड़ा सेटबैक था। लेकिन 2019 इन तमाम सालों में मेरे लिए सबसे मुश्किल गुजरा है, क्योंकि 2019 में एक तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, दूसरे मेरी वालिदा मोहतरमा को कैंसर डायग्नोस हो गया था और उनकी बाद में आगे जाकर उनका इंतकाल भी हो गया। तो इस सदमे से उभरते हुए मुझे 2020 का इम्तिहान लिखना पड़ा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपनी मेहनत जारी रखी और फाइनली आपके सामने 558 रैंक के साथ मौजूद हूँ। मेरी इस कामयाबी के अलावा